चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं अपूर्णांक एवं प्रकाश की चाल। ये जो अपूर्णांक होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और जो ये प्रकाश की चाल होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो ये प्रकाश का चाल होता है सबको पता होगा। इस प्रकाश की चाल को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये चीज आपको याद रहे, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आपको याद रहे, मात्रक सहित याद रहे। यदि मात्रक चेंज कर देगा तो आप वैल्यू को चेंज करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, अपूर्णांक एवं प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रकाश की चाल तक हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है अपूर्णांक। तो सबसे पहले जो मेरा अपूर्णांक होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अपूर्णांक तो समझो, अपूर्णांक जो होता है भैया इसको हम प्रदर्शित करते हैं यन से। किससे भैया? यन से। अब देखो, जब हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की जो किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या करती है वो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल भी परिवर्तित होता है। ये बात आपको समझ में होना चाहिए। अब देखो अपूर्णांक, जो ये अपूर्णांक होता है आपके पास दो माध्यम है। एक माध्यम मान लीजिए ये है, दूसरा माध्यम ये है। ये जो अपूर्णांक होता है भैया, इन दोनों माध्यमों प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है, अगर उसका अनुपातिक वैल्यू निकालो तो क्या होता है, अपूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे भैया, आप लिखेंगे किसी माध्यम का अपूर्णांक, किसी माध्यम का अपूर्णांक उन दोनों माध्यमों के चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता भैया, किसी माध्यम का अपूर्णांक जो होता है उन दोनों माध्यमों में यहाँ पे लिखिएगा, माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है तो दोनों माध्यम का जो चाल होगा उसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसे यानी अपूर्णांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अतः अपवर्तनांक जो होगा भैया, आप क्या करें, किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है उन दोनों माध्यमों में उनके चालों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे उनके लिख सकते हैं भैया, उनके चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो अपूर्णांक यहाँ पे आप लिखेंगे भैया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो मान लीजिए आप पहले माध्यम में उसकी चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल होगी निर्वात तथा वायु में, और दूसरा उसका क्या होगा, माध्यम में हो। तो यहाँ पे अपूर्णांक लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो भैया, यहाँ पे जो अपूर्णांक होता है इसको आप यन से लिख सकते हैं। वायु में जो प्रकाश की चाल होता है इससे होता है, और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है किस माध्यम में वो जा रही है, इसलिए उसको हम बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रहे। क्या भैया, जो अपूर्णांक n बराबर क्या होगा, c/b। अपूर्णांक क्या होता है, इन्हीं दो माध्यमों उनके चालों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो, यदि यहाँ पे तर्क दिया जाए, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रहा हो, इसमें भैया यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रहा हो, तब अपवर्तनांक क्या होगा, ये आप समझो। या आपने क्या समझा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल c होता है, माध्यम में b होता है। अब देखो, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रहा हो तब, तो अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा भैया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेते हैं। क्या लेते हैं भैया,
y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेते हैं। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है भैया, Ang। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब भी लिखा जाएगा Ang, यहाँ पे लिखेंगे y में जो प्रकाश की चाल का हो गया, सबसे पहले y में प्रकाश की चाल इसको किससे लिखेंगे, c से। और आप कहाँ जा रहे हैं, ये माध्यम में चाल कितना होता है b, लेकिन जा कहाँ रहे, कांच को ग्लास लिखते हैं, इसका मतलब इसको आप बोल सकते हैं Bg। इसका मतलब यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, Ang बराबर C/Bg। इसको समीकरण 1 बना दो, समीकरण 1 बना दिया ना। अब समझो भैया, मान लीजिए आप कहते हैं कि प्रकाश की किरण y से जल में जा रहा है, एक माध्यम आपने क्या ले लिया, कांच, दूसरा माध्यम आप दिखा दो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, y से जल में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं भैया, जब प्रकाश की किरण y से जल में जा रहा हो तब अपवर्तनांक क्या होगा, यहां पे अपवर्तनांक होगा भैया y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका जल का अपवर्तनांक। और जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे भैया, y के सापेक्ष जल, y के सापेक्ष अपवर्तनांक जल ले लिया, जल में जा रहा है, जल को किससे इंग्लिश में लिखते हैं वाटर, वाटर माने यहाँ पे W ले लो, ANW। तो सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है भैया, y से जा रही है जल में, y में प्रकाश की चाल कितना होता है c, और यहाँ पे जल वाले b होता है, लेकिन ये माध्यम के साथ उसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे W करो, एक फार्मूला ये बनता है। बात समझ रहे हैं ना भैया, आपको केवल अपवर्तनांक याद करना, अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है, ठीक, अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है, इसको आप याद करेंगे। दूसरे कंडीशन पे आप अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे, प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है उसको आप सेट कर लोगे, आपका आंसर होगा। किस माध्यम से किस माध्यम जा रहे सेट कर लोगे, आपका आंसर होगा। तो आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया बेटा। आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से सी को अगर हमें कैंसिल करवाना है तो हमारे पास क्या टर्म होगा, अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया जाए तो कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा। देखो समीकरण 2 में 1 से भाग देने का, जैसे भाग देंगे भैया तो क्या मिलेगा, ANW लेफ्ट हैंड के साथ Ang बराबर, यहाँ देखो भैया क्या मिलेगा, C/BW, और नीचे आपको क्या मिलेगा, C/BG मिलेगा ना। इसको जब थोड़ा सा और आप सॉल्व करोगे तो ANW/Ang मिलेगा, और ये वाली लाइन कहाँ पे जाएगी, मेरे बटे नीचे डबल अंक, इसका मतलब ये नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा बच्चों, और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, C/BW आपको ऐसे मिल ही जाएगा, और भाग जो है गुणा में हो जाएगा, ये आपको BG ऊपर मिल जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा, C। अब ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में हमको यहाँ पे मिल गया भैया, लिख लीजिएगा क्या मिला, ANW बटे Ang बराबर BG बटे BW। एक फार्मूला आपको भी मिल गया। क्या फार्मूला मिल गया, आप कहेंगे कि ANW क्या है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, Ang क्या है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बराबर क्या होता है भैया, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, इसके ये बराबर होता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं भैया, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल c होता है, हम लोग जानते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में उनके चालों के अनुपात के बराबर होता है, इसे n से प्रकट करते हैं। अपवर्तनांक y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम हो, यहाँ पे लिखा गया अपवर्तनांक को n से, y में प्रकाश की चाल हमेशा फिक्स होता है, c होता है, और माध्यम में बेटा उसको आप b से लिखेंगे, बाकी आप डिपेंड करता है किस माध्यम में जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया यदि प्रकाश की किरण y से कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक क्या होगा, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर C/BG। सेम कंडीशन यहाँ पे जल में आप जा रहे हैं, साल के 2 समीकरण आपको मिला, दोनों समीकरण को आप सॉल्व करके एक रिजल्ट वहाँ पे ले लिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप देखिए भैया, थोड़ा सा यहाँ पे नोट पॉइंट हम करेंगे, और वह नोट पॉइंट क्या होगा समझिएगा, ये आपको याद रहे। आप देखो भैया, प्रकाश की जो चाल होता है इसका एक अपवर्तनांक भी है। अपवर्तनांक आप लोगों ने पढ़ा, एक माध्यम का चाल बटे दूसरे माध्यम का चाल, उसका अनुपातिक मान क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यहाँ पे आप नोट में क्या समझो भैया, जो ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है
प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अपवर्तनांक प्रकाश के बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसको हम नोट कर लेते भैया। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर क्या करता है? निर्भर करता है। परीक्षा में पूछ लिया जाता भैया एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह कौन अपवर्तनांक या बैगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम या सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। क्या होता है भैया? सबसे कम होता है। नोट में क्या आप याद करोगे भैया? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है या बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए भैया अगला टॉपिक मेरा क्या है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट लिख के याद कर लीजिएगा तुरंत। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो भैया 3 चित्र बनाए गए A, B, C। इस चित्र के माध्यम से आप सबसे पहले समझने का प्रयास करोगे, फिर उसका कंडीशन क्या होता है, उसका जो है डेफिनेशन क्या होता है उसको लिखा जाएगा। आप उस आसानी के साथ नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, चित्र भी बना लीजिएगा। तो यहाँ क्रांतिक कोण का सबसे पहले जिक्र हुआ है, फिर आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। तो नॉर्मली आप समझो भैया आपके पास एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। पहला माध्यम जो आपका यहाँ पे कांच है, दूसरा माध्यम क्या है? वायु है। तो आप जानते हैं जो कांच है भैया ये सघन माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम। और वायु जो होगा ये कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम। आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किसी एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की किरण का जो ये विचलित होने की घटना होती है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझोगे, क्या समझोगे भैया कि प्रकाश की किरण देखो कांच से कहाँ जा रही? वायु में। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो अभिलंब से दूर जा रही है। तो पहले स्टेप में आप क्या देख रहे हो भैया? जो आपतित किरण है वह आगे बढ़ रही है विरल माध्यम में। तो आप जानते हैं जो आपतित किरण होता है उसको अगले माध्यम में जाने के लिए अभिलंब की जरूरत पड़ती है। और ये जो टोटल लाइन है एक अभिलंब है। तो आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? एक अभिलंब है। और यहाँ पे कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये चीज आप समझ गए। अब इसी के हिसाब से आपको समझना है क्रांतिक कोण। अब देखो क्या होता है भैया जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसको आप समझिएगा, आपका मेन टॉपिक आ गया। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में स्थित वो आपतन कोण, देखो यहाँ पे क्या भैया ये आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। और यहाँ पे जो आपतन कोण है किसके बराबर हो जा रहा है? वो C के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे C दिखाया गया क्योंकि आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे आपतन कोण को आप C से प्रदर्शित। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में स्थित वो आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण हो गया ना, सघन माध्यम में स्थित वो आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण, यहाँ पे क्या बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा। जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार फिर से देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, यहाँ भी जो आपतन कोण है वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मतलब
जो यहाँ पे आपतन कोण मिल रहा था, इसका संगत अपवर्तन कोण 90 हो रहा है, तो ये जो आपको आपतन कोण मिल रहा था, यही क्या होगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। टोटल डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे भैया क्रांतिक कोण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। एक बार फिर से देखिए भैया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में स्थित, समझिएगा, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, किससे भैया, C से। एक बार फिर से हम चेक करेंगे भैया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण मिलेगा ना सघन माध्यम में, जिसके संगत अपवर्तन कोण का, ये अपवर्तन कोण है, कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज क्लियर हो गया भैया। अब देखो अगला टॉपिक क्या आपका होगा, अगला टॉपिक आपका है आंतरिक परावर्तन। क्या भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो हमने ये समझा, इसे से बताते हैं। ये देखो क्रांतिक कोण है ना, यदि इस अवस्था में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, अब क्या करो, आपतन कोण का मान आप बढ़ाओ, क्या करो, आपतन कोण का मान बढ़ाते हुए चले जाओ। यदि इस अवस्था में, किस अवस्था में, क्रांतिक कोण की अवस्था में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, देखो आपतन कोण का मान पहले इतना था, इतना 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 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में पूर्ण परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, मतलब संपूर्ण परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। देखो टोटल किरण, आपने प्रकाश आपतन कोण का मान बढ़ाया ना, जैसे जैसे आपने आपतन कोण का मान बढ़ाते हुए चले गए, तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में टोटल वापस लौट जा रही है ना। तो यहाँ पे परिभाषा आपके लिखो भैया, क्रांतिक कोण की अवस्था में यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही संपूर्ण परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। प्रकाश का सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित होकर वापस लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको भैया, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा भैया, क्रांतिक कोण की अवस्था में यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो, समझिएगा भैया, क्रांतिक कोण की अवस्था में यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही संपूर्ण परावर्तित होकर
सघन माध्यम में, देखो समझो भैया क्या लिखा, न जाकर सघन माध्यम में ही संपूर्ण प्रवर्तित होकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण का प्रकाश की किरण का सघन माध्यम में ही संपूर्ण परावर्तन को, समझेगा भैया यहाँ पे, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम में संपूर्ण परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये बात आपको समझ आएगी। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट्स अपने नोट में कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और वैसे आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि इस तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया होगा। जो बहुत ही जिनका दिमाग थोड़ा लेट में स्टार्ट करता काम करना, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बाकी सभी का क्लियर हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा भैया, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसको नोट में आप करिएगा भैया। क्या नोट में करेंगे, जो ये क्रांति कोण होता है और ये जो अपवर्तनांक होता है, इसमें संबंध क्या होता है। क्या होता है भैया, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। यहां पे लिखिएगा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये क्या होता है भैया, n बराबर अनुपात sin c होता है, ये याद रहे। जहां c क्या भैया, क्रांतिक कोण और n क्या है, अपवर्तनांक है। क्या भैया, अपवर्तनांक है। जहां c क्रांतिक कोण है और n क्या है, अपवर्तनांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, मान लीजिए y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना, तो आप लिख सकते हैं इसको Ang बराबर 1/sin c। इस तरीके से भी आप इसको नोट कर लेते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में आपको याद क्या रह गया, जो क्रांतिक कोण का मान होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा सेट करके याद करना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे भैया, क्रांतिक कोण का जो मान होता है, याद रहे, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता, ये चीज याद है। तो अपवर्तनांक जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है भैया, वो क्या होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रांतिक कोण है, लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए।